दूर पहाड़ों और जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां सर्दी का मौसम आने लगा था। ठंडी हवाएं पेड़ों को हिलाकर मानो गांव वालों को आने वाली कठोर ठंड की चेतावनी दे रही थीं। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां अंधेरा हर कदम पर जाल बनकर फैला रहता था। लोग मानते थे कि इस जंगल में भूत प्रेत हैं, कोई अनदेखी ताकत घूमती है, पर सच्चाई किसी को पता नहीं थी। रात को गांव के लोग चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और जलती हुई लकड़ियों की तपिश ही उन्हें सुकून दे रही होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, सड़क के बीचों बीच दो लाल चमकती आंखें। ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस घूर रहा हो। कज्जन को भी उसी रात लूटा गया था। ये जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। हर रात नई तरकीब, कभी चिल्लाहट, कभी नकली जानवर, कभी भूत जैसी आकृति। भगवान ही बचाए। गोपी पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि शंका की चमक थी। अरे गोपी, तू तो जंगल से रोज गुजरता है, तुझे ऐसे भूत प्रेत नहीं दिखते क्या? भूत कितनी भी चाल चल लें, उनकी चाल में इंसानी गलती जरूर होती है, और जहां गलती वहां सच छिपा होता है। कहना क्या चाहता है तू? ये सब डराने की चालें हैं, असली भूत नहीं। और बिना कुछ और बोले गोपी वहां से चुपचाप चला जाता है, जैसे उसके मन में कोई नया फैसला जन्म ले चुका हो। जंगल की गहराई में सन्नाटा ऐसा था कि पेड़ भी सांस रोककर खड़े हों। बस बीच में जलती आग की लपटें अंधेरे को चीरकर चमक रही थीं। उसी आग के चारों ओर डकैत बैठे थे और उनके बीच एक पत्थर पर टिके हुए उनका खूंखार सरगना काला नाग बैठा था। कल की आवाज वाली चाल शानदार थी। अगली रात और भी शानदार खेल खेलेंगे। सरदार, नए स्पीकर पेड़ों में फिट कर दिए हैं। दहाड़ ऐसी निकलेगी कि आदमी दिल पकड़ लेगा। लोग जितना डरेंगे उतना हमारा काम आसान। डर इंसान का सबसे सस्ता हथियार है। तीनों जोर से हंसते हैं। उनकी हंसी घने जंगल में गूंजती है, जैसे अंधेरा भी उस आवाज से कांप उठे। अगले दिन गांव का एक सेठ रात में जंगल से गुजर रहा होता है। उसके पास सोने से भरी एक पोटली होती है, जिसे वह सीने से ऐसे दबाकर पकड़े है मानो उसी में उसकी जान बसती हो। आज दुकान पर इतनी देर हो गई कि मुझे रात में इस सुनसान रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। बस भगवान ये रास्ता सुरक्षित पार करा दे। सेठ जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अचानक एक अजीब डरावनी आवाजें जंगल में गूंजने लगती हैं। कभी दहाड़ जैसी, कभी फुसफुसाहट जैसी, कभी किसी के रोने जैसी। सेठ इतना डर जाता है कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वहां पर डाकू काले नाग के चेले आ जाते हैं, जो झाड़ियों में छिपकर स्पीकर से आवाज निकाल रहे थे। एक और मुर्गा फंस गया आज। न डराना पड़ा, न हथियार दिखाना, खुद ही बेहोश हो गया। हाँ, इसके पास तो काफी सारा धन है। चलो जल्दी से इसकी पोटली उठाते हैं और सरदार के पास चलते हैं। दोनों पोटली उठाकर सरदार के पास चले जाते हैं। बबन और कट्टन, बोलो आज क्या लेकर आए हो? सरदार, आज तो बहुत बड़ा बकरा फंसा है, बहुत सारा माल हाथ लगा है। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो हम माला माल हो जाएंगे। सरदार, आपकी स्पीकर लगाकर डराने की तरकीब तो बहुत कारगर निकली। हाँ कट्टन, ऐसे ही काम जारी रखो। कोई भी बकरा बचना नहीं चाहिए।
तीनों जोर से हंसते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। अगले दिन गोपी हर दिन की तरह जंगल में सैर करने जाता है। गोपी को रास्ते में गांव का सेठ बेहोश पड़ा दिखता है। सेठ जी, उठिए, उठिए सेठ जी। सेठ जी धीरे धीरे उठते हैं और गोपी से पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? सेठ जी, आप जंगल में बेहोश पड़े थे। हाँ, कल रात मैं इस जंगल से गुजर रहा था और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी और मैं बेहोश हो गया। ओह, सेठ जी, क्या आपके पास कुछ कीमती था? हाँ, मेरे पास सोने के गहनों की पोटली थी और वो पोटली कहाँ गई? मैं तो बर्बाद हो गया। सेठ रोने लगता है। चलिए सेठ जी, हम गांव चलते हैं और कोई समाधान सोचते हैं। गोपी गांव में कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और सेठ की समस्या बताता है। मुखिया जी, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि जंगल में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और रात को सेठ जी को किसी ने लूट लिया है। सेठ जी, क्या गोपी सच कह रहा है और आपको किसने लूटा है? हाँ मुखिया जी, कल रात जंगल में डरावनी आवाजें आईं और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सब गायब था। यह तो गंभीर समस्या है। इससे पहले भी गांव के कई लोग लुट चुके हैं। हाँ मुखिया जी, हम लोगों को कुछ करना होगा। ठीक है गोपी, हम लोग पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देते हैं। पुलिस पता लगा लेगी। ठीक है मुखिया जी। मुखिया और गोपी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। बोलिए मुखिया जी, कैसे आना हुआ? साहब, गांव के पास के जंगल में चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। रोज कोई न कोई लुट जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मामले की जांच करें। हाँ ठीक है मुखिया जी, हम लोग इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। पर आखिरी घटना में क्या चोरी हुआ? हमारे गांव के सेठ जी सोने के गहने लेकर जंगल से जा रहे थे कि वे लुट गए, पर उन्होंने किसी को देखा नहीं। ठीक है, आप जाइए, हम पता लगाएंगे। गोपी घर तो चला जाता है, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, वो जंगल के चोरों को कैसे पकड़े। पता नहीं पुलिस कब इन चोरों को पकड़ेगी। मुझे खुद उस जगह जाकर सच्चाई पता लगानी चाहिए। रात को गोपी अकेला ही जंगल के रास्ते पर निकल जाता है। गोपी जंगल में उसी जगह जाकर बैठ जाता है जहां पर कल रात सेठ बेहोश मिला था। थोड़ी देर तक बैठने के बाद वहां से वही रहस्यमयी आवाजें आने लगती हैं और गोपी ध्यान से आवाज की दिशा में देखता है। उसे वो स्पीकर दिख जाता है जहां से आवाज आ रही होती है। तो ये रहा वो स्पीकर, यहीं से आवाज आ रही है। मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। गोपी वहां से चुपचाप चला जाता है और मन ही मन चोरों को पकड़ने की योजना बनाने लगता है। अगले दिन गोपी फिर से गांव वालों को बुलाता है और वह सब बताता है जो उसने जंगल में देखा था। कल रात मैं जंगल गया था और जो मैंने देखा वो आप सबको सुनना जरूरी है। गोपी, तुमने वहां क्या देखा? मैंने देखा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि पेड़ों में एक स्पीकर छुपाया गया है जिसमें से वो डरावनी आवाजें आती हैं। तो इसका मतलब वहां कोई है जो ये सब कर रहा है और लोगों को लूट रहा है। हाँ, और अगर इन लूटपाट के पीछे किसी का हाथ है तो हमें उसे पकड़ना होगा। लेकिन गोपी, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है। हम में से कोई उस रास्ते से गुजरेगा और पोटली में कुछ पैसे रखकर ले जाएगा।
जैसे ही वो लोग पैसे उठाएंगे, हम उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लेंगे। प्लान तो अच्छा है गोपी, पर हमें इसमें पुलिस को भी शामिल करना होगा। ठीक है मुखिया जी, आप पुलिस को हमारे प्लान के बारे में बता दीजिए। तो फिर ठीक है, हम सब शाम को मिलते हैं। मुखिया जी थाने जाते हैं और पूरा प्लान पुलिस वालों को बताते हैं। हमें जंगल में चोर का सुराग मिला है। हम लोग उसे पकड़ने के लिए रात को जाल बिछाएंगे, तो आप हमारे साथ चलिएगा। ठीक है मुखिया जी, हम आ जाएंगे। शाम को सब लोग मिलते हैं और तय करते हैं कि जंगल में कौन जाएगा। सेठ जी, मुझे लगता है कि आपको ही जंगल में जाना चाहिए और पोटली में कुछ पैसे डाल लीजिएगा। ठीक है गोपी, मैं अपना सोना वापस पाने के लिए जाऊंगा। तो सेठ जी, वहीं जगह जाकर बेहोश होने का नाटक कीजिएगा। और हवालदार साहब, आप भी हमारे साथ झाड़ियों में छुप जाइएगा। चलो अब चलते हैं। वो लोग झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और स्पीकर की आवाज का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद स्पीकर पर डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी सेठ वहां से चलते हुए आते हैं और बेहोश होने का नाटक करते हैं। अभी हमको उन चोरों का इंतजार करना होगा। हाँ, वो लोग आते ही होंगे, तब तक हम यहीं इंतजार करते हैं। और वो लोग चोरों का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद दोनों डकैत आ जाते हैं। अरे कट्ठन, ये वही सेठ है जिसको हमने उस दिन लूटा था। हाँ बब्बन, ये तो वही सेठ है। चलो इसकी पोटली लेकर सरदार के पास चलते हैं। दोनों सेठ की पोटली लेते हैं और सरदार के पास चले जाते हैं। चलो गोपी, इनके पीछे चलते हैं। हाँ, जल्दी चलो। आज फिर हमने मोटा हाथ मारा। फिर वही सेठ को लूटा जिसको पिछली बार लूटा था। अरे वाह कट्टन और बब्बन, तुम दोनों तो कमाल कर रहे हो। आज हम लोग जश्न मनाएंगे। जाओ बाजार से खाने पीने का सामान लेकर आओ। जैसे ही सरदार बात खत्म करता है, गांव वाले और हवलदार वहां आ जाते हैं। काला नाग, आखिरकार तू आज हमारे हाथ चढ़ ही गया। पुलिस कई दिनों से तेरी तलाश में थी। हाँ, सही कहा। इसने सारे गांव वालों के बीच दहशत मचा रखी थी। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। पर तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? हमने तो कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। काला नाग, चोर डाकू कितना भी होशियार हो, कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। तूने और तेरे चेलों ने जो स्पीकर पेड़ों में छुपाया था, वो मैंने देख लिया था। और मुझे पहले से ही शक था कि कोई न कोई जंगल में छुपकर ये सब कर रहा है। चलो अब पुलिस स्टेशन में जाकर स्पीकर लगाना। गांव वाले और हवलदार काला नाग और उसके चेलों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस काला नाग और उसके साथियों को जेल में बंद कर देती है और लूट का सारा माल बरामद करके गांव वालों को वापस कर देती है। गोपी और मुखिया जी, आप दोनों का धन्यवाद। आपकी वजह से मेरे पैसे और मेरा सोना मुझे वापस मिल गया। सेठ जी, यह तो हमारा फर्ज था और अब जंगल सुरक्षित है। और गांव के लोग फिर से खुशहाली से रहने लगते हैं।